हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बच्चों मैंने पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन पेपर से छांटकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय में समय बहुत कम होता है। तो एग्ज़ाम के समय में हर क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर बच्चों कुछ पेयर दिए हुए हैं लाइंस के, तो आपको बताना है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ये तो कंडीशन आपको पता है। तो अगर हमारे पास ये लाइंस हैं, दो लीनियर पेयर हैं, तो ये पहली कंडीशन है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसी कंडीशन में ये लाइन कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। और दूसरी कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये लाइन होती हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। और तीसरी कंडीशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 पैरेलल लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका रेशियोज को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये हम यहाँ पर रेशियोज यहाँ पर निकालेंगे और कौन सी कंडीशन वहाँ पर फॉलो हो रही है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये आप कर चुके हो पहले भी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट ग्राफ फाइंड आउट वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। तो यहाँ पर विदाउट ग्राफ, आपको ग्राफ नहीं बनाना है और बिना ग्राफ बनाए आपको बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर तो ये दे रखा है आपको कंपेयरिंग करना है यहाँ पर, और यहाँ ऐसा नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कंपेयरिंग करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों में बात एक ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी यही कंडीशन यहाँ पर लगानी होंगी। ठीक है, रेशियोज को कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, चेक दैट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 आर consistent और inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये पेयर कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन है। तो कॉन्सिस्टेंट की कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, ये दो कंडीशन है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये दो कंडीशन जो है कॉन्सिस्टेंट के लिए है। तो ये कंडीशन आप यहाँ पर लगाओगे और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि अगर कॉन्सिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना होगा। पहले तो आप ये कंडीशन लगाओगे, ये कंडीशन और ये कंडीशन से पता लगाओगे कि ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्सिस्टेंट होती है तो तब उसका सॉल्यूशन आप ग्राफिकली निकालोगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में आपको क्या करना होता है, x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, या y की डिफरेंट वैल्यू के लिए x की वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम उनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और जहाँ पर वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं तो वहीं पर उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है अपने पहले वीडियोज़ में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़, what is the condition of pair of linear equation a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 for consistent and unique solution। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन के लिए आपको ये बताना है कि कॉन्सिस्टेंट भी है लाइन और यूनिक सॉल्यूशन भी है। तो फिर वही है ये वाला भी यहाँ पर। तो ये कॉन्सिस्टेंट की कंडीशन है और इस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होता है,
यूनिक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है इस कंडीशन में, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि ऐसी कंडीशन कौन सी है जिसमें वो कॉन्सिस्टेंट भी हो और यूनिक सॉल्यूशन भी है। तो ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो यहाँ पर इन इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना होगा। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए वही करना है कि x की अलग अलग हम वैल्यूज़ लेके y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे यहाँ से, और इसके लिए भी x की डिफरेंट वैल्यू लेके y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, टेबल में लिखेंगे उन वैल्यूज़ को, और फिर उसके बाद हम इनका ग्राफ बना लेंगे। और जहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वहीं इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दे रखा है कि 2 नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 26 है और 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो उस नंबर को आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस दिया है 2 नंबर का। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, माइनस करके निकालेंगे, एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे। तो बड़े नंबर से करना पड़ेगा हमें माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर मान लेते हैं। 2 नंबर हमने पहले हम मान लेंगे, लार्जर नंबर मान लेंगे। लार्जर नंबर हमने मान लिया x और स्मॉलर नंबर मान लिया y। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना कह रहा है, वो डिफरेंस है 26 है डिफरेंस। तो 26 डिफरेंस है, तो यहाँ पर 26 लिख लेते हैं। और दूसरी कंडीशन ये में है कि जो पहला नंबर है वो बड़ा जो नंबर है वो 3 टाइम्स अदर, दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो यहाँ पर बड़ा नहीं दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, तो हमें अनुमान लगाना पड़ेगा कि जो बड़ा नंबर होगा वही 3 गुना होगा। तो बड़ा नंबर हमने x माना है, तो ये छोटे नंबर का कितना है, 3 गुना है, तो 3y हो जाएगा। तो ये आप ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो आपकी एक्सरसाइज में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिया हुआ था, तो मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था इसका सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख के आप कर सकते हो, और इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो इसको आप इस तरीके से लिख लो, आप ये इक्वेशन नंबर 2 को x - 3y = 0, और उसके बाद इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, तो उससे भी हो जाएगा ये। और बाकी अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो इसका आप वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इफ़ यस फाइंड द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये लीनियर पेयर यूनिक सॉल्यूशन है इसका या नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पर यही लगानी पड़ेगी, ये A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यूनिक सॉल्यूशन में ये कंडीशन होती है। तो अगर ये कंडीशन आएगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ a 2-digit नंबर इज़ 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो यहाँ पर हमें एक 2 डिजिट का 2 डिजिट वाला एक नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। उसके लिए कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन दे रखी है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज़ 9, जो 2 नंबर का डिजिट है उसके डिजिट्स का सम 9 है। तो पहले हमें 2 नंबर का डिजिट हमें लेना होगा। तो 2 नंबर का जो डिजिट लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, ये मैंने बताया था आपको, 10x + y। ठीक है, तो 10x + y ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो इसने ये कह रहा है कि ये 2 डिजिट के नंबर जो है इसके डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। तो इसके डिजिट क्या है, 1 प्लेस में y है और 10 प्लेस में x है। तो पहली हमारी जो इक्वेशन बन जाती है x + y = 9 बन जाती है। और दूसरी कंडीशन में कहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इसका जो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर कितना हो जाता है, ये हो जाता है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंडेड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस किसका, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट।
तो जो नंबर हमने माना था उसके डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, तो y इसकी जगह पर y लिख देते हैं और इसकी जगह पर x, तो 10y + x। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई आप कर लोगे और उसके बाद हमारी दूसरी इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। तो उसके बाद आप इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो और एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पर आप रख दोगे तो वो नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो यहाँ पर बच्चों हमें पहले क्या करना है कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। आप इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी। तो एलिमिनेशन से करना आसान होता है, तो आप एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद x और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और उस वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर लो तो y की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर लीनियर पेयर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन से मेथड से करो, तो आप कोई भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो यहाँ पर ये पेयर दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का, तो इसे आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, तो आपको k की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, जिसके लिए कंडीशन दे रखी है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में तो आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसका सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से करना है इसको। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है इसके लिए। ठीक है, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है आपकी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसको हम लिखते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हम रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे, तो a1 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a1 यहाँ पर कितना है, k है, और a2 कितना है, 3 है। ठीक है, a1 x का कोफिशिएंट आ गया, और सॉरी ये b1 हुआ, b1 = 3 हो गया, और c1 हो जाएगा -k - 3 हो जाएगा ये, और यहाँ से a1 x और b1 y, सॉरी यहाँ पर मैं a1 लिख दिया मैंने, b2 हो जाएगा ये, और c2 -k हो जाएगा ये। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर a1 हो गया k, b1 3 एंड c1 -k - 3 एंड a2 12, b2 k एंड c2 -k। तो ये हमने कोफिशिएंट लिख लिए हैं। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यूज़ को रख दिया, तो a1 की जगह पर यहाँ पर k हो गया है, a2 12 हो गया है, यहाँ पर b1 b2 3/k, और ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी दो रेशियो ये ले लेंगे हम, इसको या इसको ले सकते हैं या इसको और इसको भी ले सकते हैं। तो ये और ये हमने लिया, तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो k² 3 × 12 k² 36 के बराबर, और k = आ गया 36। तो k की वैल्यू हो जाएगी +-6, 36 का स्क्वायर रूट हो गया, तो k 6 होगा या -6। तो हमें यहीं पर यही बताना है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर होंगे। तो ये आंसर हमारा आ गया, k = 6 और -6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो यहाँ पर हमें दिए हुआ है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हम पहले एंगल हम मान लेंगे, एक हमारा x हो गया और दूसरा हमारा y हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी जो बन जाएगी x + y = सप्लीमेंट्री है, 180 हो गया इनका सम। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई 180।
अब दूसरा है कि स्मॉलर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, द लार्जर नंबर जो है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो डिफरेंस है लार्जर और स्मॉलर एंगल का वो कितना है 18 है। तो लार्जर हमने माना x मान लिया है, स्मॉलर मान लिया है, तो x माइनस वाई हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से था, तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है या एलिमिनेशन से करना है, तो एलिमिनेशन से करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन 9/11 होता है अगर उसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करा जाता है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा जाता है। और दूसरी कंडीशन है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। और दूसरी कंडीशन में है कि 3 को ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये बन जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को यहाँ पर निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, पहले फ्रैक्शन हमने मान लिया x/y। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि उसके न्यूमरेटर में हम कितना जोड़ते हैं 2, न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ते हैं, तो वो कितना बन जाता है 9/11 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको और इक्वेशन आ जाएगी, पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारे यहाँ पर। और दूसरा दे रखा है कि 3 करा जाता है ऐड, तो दूसरे में दे रखा है x+3 और y+3, तो यहाँ पर ये 5/6 बन जाता है। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी और दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो और x/y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी हमारी। ठीक है, और x/y की वैल्यू फाइंड होने पर यहाँ रख देंगे तो फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. तो what are their present ages? तो एग्जाम में एजेस वाले क्वेश्चन भी मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि 5 ईयर एगो और 5 ईयर बिफोर, तो ये आफ्टर 5 ईयर, तो ये बात का ध्यान में रखना है। तो पहले आपको जैसे कि आपने एज मान ली, दोनों की एज, जैकब की एज, एक की एज मान ली आपने x मान ली, दूसरे की y मान ली। ठीक है, तो पहले आप क्या यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी, मतलब कि आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर x+5 हो जाएगी और दूसरे की y+5। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंडीशन लगानी है, जो कंडीशन आपको यहाँ पर दे रखी है ये। ठीक है, जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज आपने ये मानी है और सन की ये मानी है, तो कंडीशन जो हो जाएगी x+5 = 3 y+5 हो जाएगी ये। ठीक है, ये है आपका जैकब है और ये सन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। और दूसरी वाली कंडीशन जो दे रखी है जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट इफ़ हिज सन 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एज निकालोगे आप, जैकब की x-5 हो जाएगी और सन की हो जाएगी y-5। इसके बाद आपको कंडीशन लगानी है। कंडीशन में क्या है, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो जैकब की एज ये है और उसके सन की 7 टाइम्स हो जाती है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, तो दोनों को सॉल्व कर लोगे आप कोई भी मेथड से और x और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इनकी एज यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो ये भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम पहले x/y आप मान लोगे फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जा रहा है 1। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप, तो पहली इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरे जो कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता है तो ये कितना बन जाता है 1/2।
तो यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दूसरी इक्वेशन को निकाल लोगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपकी निकल जाएंगी तो उसको आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लोगे और एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी और फिर यहाँ आप रख दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नूरी की एज हमने मान ली कितनी, एक्स मान ली है, सोनू की एज मान ली हमने वाई मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा, 5 years ago, 5 years ago को देखना है पहले हमें, ठीक है। यहाँ पर 5 years ago तो 5 साल पहले नूरी की कितनी होगी, x-5 होगी और सोनू की कितनी होगी, y-5 होगी, ठीक है। तो इसमें कंडीशन फिर लगानी है उसके बाद। तो नूरी क्या है, नूरी वॉज थ्राइस, ठीक है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो थ्राइस इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी है, एक्स नूरी की एज है, सोनू की एज की थ्राइस, ठीक है। तो ऐसे लगेगी कंडीशन। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड कर लोगे। और दूसरी कंडीशन दे रखी है यहाँ पर 10 years लेटर। तो पहले 10 years लेटर निकालेंगे एज नूरी की, तो x+10 हो गई नूरी की, 10 साल बाद एज सोनू की कितनी हो जाएगी, y+10। अब इसमें कंडीशन लगानी है हमें, ठीक है। तो कंडीशन लगाएंगे तो क्या कंडीशन लगेगी इसमें, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। तो नूरी ये है सोनू की ट्वाइस, तो इसका डबल कर देते हैं। तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, तो इससे आप एज आ जाएगी नूरी एंड सोनू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर हाफ क्या दिया हुआ है यहाँ पर कंडीशन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। यानी कि इसका जो हाफ पेरीमीटर का हाफ दे रखा है वो 36 दे रखा है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, x प्लस वाई। अगर उसकी लेंथ x है और ब्रेथ उसकी y है, ठीक है, तो लेंथ में ब्रेथ को जोड़ देते हैं और उसको 2 से डबल कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गई इसकी, ठीक है। तो ये इसका हाफ कह रहा है, ठीक है। तो हाफ मतलब से 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है, ठीक है। x प्लस वाई जो है 36 हो गया है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब दूसरा ये कह रहा है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन। तो लेंथ ये मानी हमने, लेंथ x 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ मानी है y, तो इससे 4 मीटर ये लेंथ हमने मानी है x, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी विड्थ से कितनी है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसकी विड्थ 4 ज़्यादा है तो हम इसकी विड्थ में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। y हमने मानी है इसकी विड्थ, ठीक है, लेंथ x मानी है, तो ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी इसकी है, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आप, तो इससे इसकी लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ मानी आपने, ये ब्रेथ मानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इस पेयर के लिए। एंड डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय दी लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। तो बच्चों आपको यहाँ पर ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। और ग्राफ बनाने के बाद आपका एक ट्राइंगल आएगा, ठीक है। ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और तीसरा जो है एक्स एक्सिस होगा, तो उससे एक ग्राफ बनेगा जो कि एक ट्राइंगल का शेप जितना आ जाएगा। तो उस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालने हैं, ठीक है। तो वो जो ट्राइंगल होगा वो किस तरीके से आएगा, तो ऐसे आएगा वो, ठीक है। ये जो 2 लाइन दे रखी हैं x - y + 1 = 0 और दूसरी लाइन जो दे रखी है
3x + 2y - 12 = 0, तो उसके लिए जो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये ग्राफ दो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कह रहा है कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस आपका ये है। ठीक है, जो इनसे जो ट्राइंगल बना है उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट इसके इस तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, और इसको सेट भी करना है, तो ये सेट भी कर दिया है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x - 3y = 9, 2x + ky = 11 हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में तो नहीं था, लेकिन ये मोस्टली पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको रेशियोज़ को कंपेयर करना है। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा होता है, कौन सी कंडीशन होती है, ये मैंने आपको बताई थी। ये है कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए, तो ये कंडीशन को लिख लेते हैं, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए होती है। ठीक है, पैरेलल जब लाइंस होती है तो नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके कोफिशिएंट क्या है इसके। a1 यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर बच्चों a1 4 है, b1 -3 हो गया, और c1 हो गया 9 हो गया यहाँ से, और a2 हो गया 2, b2 हो गया k, और c2 हो गया यहाँ पर 11। तो रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं, तो रेशियो कंपेयर करा हमने, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में रखा, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। तो 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको लिया हुआ है, ये वाले पेयर को लिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -3/k, और k को इधर ले लेते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो k हो जाएगा -3/2। तो k की वैल्यू आ गई -3/2 आ गई है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ठीक है, तो उनकी हिंट मैंने आपको दे दी है। तो आपको अगर इसका पूरा सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इनका पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हो, तो उन्हीं में से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ओके, थैंक यू।